अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब मैं आज हाज़िर हूँ माहिरों की एपिसोड 8 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिख सकूँ और इस नॉवल को जल्दी से कंप्लीट करूँ। आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहा इस नॉवल का, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि इस नॉवल का जो है सीज़न 2 जल्दी लेकर आएँ और ये जब आया तो उसके बाद मैंने बहुत इंतज़ार करवाया। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ये क्या कर रही हो खुशी? ऐसे कौन आवाज़ देता है? तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है? खुशी के ज़ोर से चिल्लाने पर सावर झिंझलाकर बोला, क्योंकि खुशी की इस हरकत की वजह से आस-पास के लोग जो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, अब खुशी को घूर रहे थे। उप्स! सॉरी। ओह! माफ़ कर दें। वो दरअसल नीलम को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मेरी चीख निकल गई। खुशी ने भोली-सी सूरत बनाकर अपनी बात पूरी की ताकि ज़ावर का गुस्सा ठंडा हो जाए। चलो ठीक है, लेकिन इस तरह बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो यार। आफ्टर ऑल नाउ यू आर अ मैरिड वुमन। आखिर अब तुम एक शादीशुदा औरत हो। ओह हेलो, आई एम नॉट अ वुमन, आई एम जस्ट अ गर्ल। ओह हेलो, मैं औरत नहीं लड़की हूँ। खुशी ने चेहरे के ज़ाविये बिगाड़े, फिर ज़रा इतरा कर कहा, अच्छा बाबा गलती हो गई बस। मुकाबिल शख्स ने बाकायदा हाथ जोड़े थे। हम्म, ओके ओके। अभी दोनों की नोक-झोंक चल ही रही थी जब मौके का फायदा उठाकर नीलम और रोहेल वहां से रफू चक्कर हो गए। अरे, ये दोनों कहाँ चले गए? खुशी ने सामने देखा, नीलम और पुलिसमैन तो वहां मौजूद न थे। उसने हैरान कुन अंदाज में जावर से सवाल किया। वो हम दोनों को देखकर फरार हो गए, जावर ने कहका लगाया था। अच्छा, मुझसे छुपकर भागी है ना? उसे तो मैं देख लूंगी, बचकर जाएगी कहाँ नीलम की बच्ची। जावर की बातें सुन खुशी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम में अक्ल है भी या ऊपर वाला पोर्शन खाली है तुम्हारा? जावर ने ये कहते हुए बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। बात ही कुछ ऐसी कही थी उसने। क्या मतलब? खुशी ने यकदम सवाल किया। लहजे से अंदाजा होता था कि वो मुकाबिल की बातों को समझने से कासिर है। मतलब ये कि तुम उससे कुछ सीखो, उसकी तो बात भी पक्की नहीं हुई। फिर भी वो दोनों यहाँ अकेले बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे और तुम हो के निकाह होने के बाद भी मुझसे मिलने से घबराती हो। बड़ी चालाकी से वो अपने मतलब की बात कहता खाने पर मुतवज्जा हुआ जो अभी अभी वेटर लेकर आया था। मुझसे इन सब चीजों की तवक्का ना रखें। मुझे नहीं आती ये प्यार मोहब्बत की बातें। मैं जरा अलग टाइप की लड़की हूँ, समझ आई? धमकी देने के अंदाज में वो अपनी बात ऐसे बोल गई जैसे अपने शौहर को खबरदार कर रही हो। बेशक वो मुकाबिल के इरादों से खूब वाकिफ थी। खुशी सुल्तान, तुम्हें तो मैं इतना पागल कर दूंगा कि एक दिन तुम खुद मेरी बाहों में आ जाओगी। जावर ने दिल में सोचा, कहा नहीं। माही अपने वालदैन से मिलकर आ चुकी थी। आज शाम 4 बजे उसकी फ्लाइट थी। उसने सारी पैकिंग भी कर ली थी। रशीदा बेगम, जहांजेब साहब भी बहुत उदास थे क्योंकि माही उनके घर की रौनक थी जो 5 साल के लिए इस घर से दूर जा रही थी। सुल्तान साहब और जुबैदा बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन माही ने उन्हें तसल्ली दी कि वो रोज कॉल करेगी।
عثمان اور خوشی بھی بہت اداس تھے۔ وہ سب کو اداس کر کے یہاں سے جا رہی تھی۔ بھابھی، نیلم نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پکارا۔ آ جاؤ نیلم، ماہی نے جواباً کہا۔ تو نیلم روم میں داخل ہو گئی۔ بھابھی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گڈ بائی گفٹ۔ نیلم نے سنہرے رنگ کے پنوں سے پیک ایک ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی نیلم؟ ضرورت تھی بھابھی، جب ہی دیا ہے، لیکن اسے آپ ابھی نہیں کھولیں۔ جب آپ امریکہ پہنچ جائیں پھر تسلی سے دیکھ لیجیے گا۔ ماہی کو نیلم کی باتیں تھوڑی غیر معمولی محسوس ہوئیں، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پارس، میں کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیں، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے ہیں۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دکھا رہی تھی، جو برف کی سیل سے زیادہ ٹھنڈے معلوم ہو رہے تھے۔ ماہی، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور زیادہ ڈر لگے تو مجھ سے رومانٹک باتیں کرنے لگ جانا، پھر دیکھنا ڈر ایسے چھومنتر ہوتا ہے۔ پارس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں شوخ تھیں۔ وہ اسے الجھا کر اس کی توجہ دوسری باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر تو ماہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ یہاں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ بیگم، ابھی صرف باتوں کا کہا ہے تو یہ حال ہے، اب تو ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا میری شرمیلی شہزادی کا؟ سرشاری سے ادا کیے جملوں نے تو ماہی کی جان ہی نکال دی تھی۔ پارس، چپ ہو جائیں، ماہی شرمگین نظریں جھکائے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی اس حرکت پر مقابل کھلکھلا کر ہنس دیا۔ پارس، مجھے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں، بس اتنا جانتی ہوں، وہاں کی چاکلیٹ سب سے اچھی ہوتی ہیں، وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، بس۔ ماہی نے بات ختم کرتے ہوئے بس ایسے کہا جیسے اس نے کافی زیادہ معلومات دے دی ہو۔ میرا بچہ، تو آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیتی، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا۔ ویسے آپ کی انفارمیشن مکمل طور پر درست نہیں ہے، وہاں ٹھنڈ زیادہ نہیں ہوتی، ہاں لیکن تمہیں ضرور لگے گی، کیونکہ تم سے تو کراچی کی معمولی سردی برداشت نہیں ہوتی، تو تم سوئٹزرلینڈ کی ٹھنڈ کیسے برداشت کرو گی؟ کر لوں گی، میں نے اپنے گرم کپڑے رکھ لیے ہیں، آپ اور بتائیں۔ مقابل کی باتیں سن کر وہ ذرا پریشان ہوئی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ ہم دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ ہم فرسٹ آف آل، سوئٹزرلینڈ کا آفیشیل نیم سوئس کانفیڈریشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کانفیڈریشن ہے جہاں الگ الگ کینٹونز ہیں جو مل کر ملک چلاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ چاکلیٹ بنائی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے۔ وہاں کی چاکلیٹ کی کوالٹی سب سے بہترین ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بیلجیم کی چاکلیٹ سب سے زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی، لیکن اب سوئٹزرلینڈ پوری دنیا میں اپنی چاکلیٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ویسے تو کہنے کو سوئٹزرلینڈ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جانے والوں کا وہاں سے واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ سچی؟ اس کا مطلب میرا بھی دل نہیں چاہے گا؟ ماہی نے جھٹ سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، ہو سکتا ہے، پارس نے کہکا لگایا۔ سوئٹزرلینڈ لینڈ بلاک کنٹری ہے۔ پارس، یہ لینڈ بلاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی پارس نے اپنی بات ختم بھی نہیں کی تھی جب ماہی نے سوال کیا۔ ماہی، لینڈ بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کسی بھی اطراف میں سمندر نہیں لگتا۔ اوہ اچھا اچھا، اب سمجھی۔ پارس، اور بتائیں نا سوئٹزرلینڈ کے بارے میں۔
और क्या-क्या जानते हैं आप? हुँ, बताता हूँ। पारस कॉफ़ी की सिप लेता हुआ बोला, तुम्हें पता है माही, ये मुल्क सबसे ज़्यादा महफूज़ मुल्क समझा जाता है और यहाँ के लोग सबसे अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इस मुल्क के लोग बहुत खुशहाल होते हैं। स्विट्ज़रलैंड का एक हिस्सा 8 माह बर्फ की चादर से ढका रहता है, जबकि दूसरी जानिब रंगीन फूलों से भरी हुई फूलों की वादियाँ हैं। फूलों की वादियाँ? पारस, मैं भी देखना चाहती हूँ फूलों की वादियाँ। माही पुरजोश होकर बोली। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और सुनो। पारस मुस्कुरा कर अपनी बात मुकम्मल करने लगा। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क है और पिछले 10 सालों से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। वाह, ये मालूमात तो काफी इंटरेस्टिंग है। माही ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। अच्छा, स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। पारस, आप तो बहुत कुछ जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। क्या आप पहले भी कभी यहाँ आए हैं? पारस की बातें सुनकर माही ने फिर से सवाल किया। हम्म, आया था। इतना कहकर पारस खामोश हो गया। अचानक ही उसके चेहरे के तासुर बदले थे। कब और किसके साथ? माही ने बिना सोचे एक और सवाल किया। इरम के साथ। मुख्तसर जवाब देकर वो चुप हो गया, जबकि माही कुछ पल के लिए हवास बाख्तगी का शिकार हुई। अब उसने चुप साध ली थी। वो तो ये भूल ही चुकी थी कि उससे पहले पारस इरम का शौहर था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। माही, क्या हुआ मेरा बच्चा? अभी तो तुम इतनी खुश थी, अचानक चेहरे का नूर क्यों उड़ गया? और रही बात मेरी, तो अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो। हम माजी को फरामोश तो नहीं कर सकते ना। बातों बातों में कभी तस्करा निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे उदास हो जाएं। माही को बेहाल देखकर यकदम पारस अपनी माजी से बाहर निकल आया। वो खूब वाकिफ था, उसकी माही बहुत हसास है। वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पारस 1% भी किसी और का हो, ख्वाह वो दुनिया में हो या ना हो। पारस के समझाने पर माही ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन चेहरा अब भी उदास था। देखा, बातों बातों में तुम्हें पता भी नहीं चला और जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए हम। पारस विंडो की ओर इशारा करते हुए मुखातिब हुआ। माही ने झट से मुड़कर देखा तो शीशे से बाहर सफेद बादलों को चीरते हुए जहाज तेजी से परवास कर रहा था। 10 घंटे के सफर के बाद दोनों अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच चुके थे। बजरिया टैक्सी दोनों अपना सामान लेकर एक शानदार होटल पहुंचे, जहां की बुकिंग पारस ने पहले ही करवा रखी थी। होटल बेहद खूबसूरत था, देखने वालों की नजरें जम जाए ये ऐसा नजारा था। झील के सामने बना हुआ एक ख्वाबों की दुनिया जैसा हट नुमा होटल, जिसके छज्जे पर झूमती सब्ज बेलों में सुनहरी जुगनुओं जैसी लाइटें झूल रही थी। आसपास घने खूबसूरत पेड़, जिनमें बर्फ जमी हुई थी, जो इस मंजर को और पुरकशिश बना रही थी। पहुंचते हुए अंधेरा हो चुका था। दिसंबर का महीना और चारों अतराफ बर्फ की परत पड़ी थी, जो इस रात में नीले रंग के पन्ने से मालूम होती थी। टैक्सी से खूबसूरत मनाजिर देखते हुए जब वो होटल पहुंची, तो यहाँ की खूबसूरती को दाद दिए बिना वो रह नहीं पाई। माही ने उससे पहले इतनी हसीन जगह नहीं देखी थी। ये जगह वाकई काबिले दीद थी। यहाँ की खूबसूरती देखकर माही की आंखें चौंधिया गई थीं। ये कहना किसी तो और गलत नहीं होगा। पारस, ये मुल्क वाकई बहुत खूबसूरत है। होटल के रूम में शीशे की कद आवर खिड़की के सामने खड़ी वो बाहर के ऊंचे पहाड़ों का अपनी नजरों से ताकुब करती मुखातिब हुई। मेरी जान, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हें यहाँ की खूबसूरत तरीन वादियों की सैर करवाऊंगा।
जिसमें सबसे स्पेशल है यहाँ की झील, जो रात में अलग ही मंजर पेश करती है। पारस, हम झील देखने कब जाएंगे? माही ने बेताबी से पूछा, जैसे वो आज के आज ही पूरा स्विट्जरलैंड घूम लेना चाहती थी। अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 10 घंटे की फ्लाइट से बहुत थक चुका हूँ। फिलहाल मैं शावर लेकर सोने लगा हूँ। तुम भी सो जाओ, कल प्लान करेंगे कहाँ जाना है। पारस अपने सूटकेस से नाइट सूट निकालकर वॉशरूम का रुख कर गया। चल बेटा माही, अब तू भी अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जा। ये कहती माही बेड पर लेट गई। फिर ना जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई। पारस शावर लेकर आया तो माही गहरी नींद सो चुकी थी। पहले पहल तो वह हैरान हुआ, जो लड़की अभी झील देखने की फरमाइश कर रही थी, वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। फिर पारस उस सुरमई आंखों वाली मासूम परी के माथे को चूमता हुआ वो उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों के हिसार में लिए सो गया। रात के तीसरे पहर उसके तेजी से भागते कदम बर्फ पर चलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दिसंबर की वो कहर भरी लंबी रात जो काटे न कटती थी। माही इस दिल फरेब वादियों में बिल्कुल तन्हा यहाँ वहाँ पारस को ढूंढ रही थी। अभी कुछ लम्हे पहले ही तो दोनों साथ थे। आसपास नई शादीशुदा जोड़े और वहाँ के मकामी लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये एकदम से क्या हुआ? न मंजर पर पारस मौजूद था, न कोई और। अगर कोई वहां मौजूद था तो वो थी वहशत। उस वहशत ज़्यादा हौलनाक रात में वो भागने की जी तोड़ कोशिशें कर रही थी। भागते भागते कुछ फासले पर उसे झोंपड़ी दिखी, जिसकी मौजूदगी की तवक्का तो न थी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही सही, ये सोचकर वो झोंपड़ी की जानी पड़ी, ताकि वहां मौजूद किसी से मदद तलब कर सके। लेकिन अब उसमें मजीद भागने की हिम्मत न थी। उसकी सांस फूल रही थी, धड़कनें तेज थी, गला भी खुश्क हो चुका था। फिर भी वो चल रही थी। बिलाखिर वो आगे बढ़कर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, जहां स्याह लिबास में मलबूस एक शख्स मौजूद था, जिसकी पुश्त वो खड़ी होकर देख रही थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं? मैं रास्ता भटक गई हूँ। उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ उसने अपनी बात मुकम्मल की। आओ माही, अंदर आ जाओ। आ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उस अजनबी से अपना नाम सुनकर उसके होश उड़े थे। न जाने क्यों उसे अपने साथ कुछ बुरा, कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस हो रहा था। उस शख्स के वजूद से वहशत तारी हो रही थी, जिसका चेहरा अब तक माही के लिए एक मौमा था। तुम मुझे भूल गई हो और अपनी जिंदगी में खुशहाल हो, लेकिन मैं ना तुम्हें भूला हूँ और ना कभी भूलने दूंगा। ये कहता वो धीरे धीरे माही की जानिब बढ़ रहा था, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही थी। मैं आ रहा हूँ माही। वो नकाबपोश शख्स यकदम बुलंद आवाज से चीखता चिल्लाता माही को झपटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि माही उल्टे पांव झोपड़ी से बाहर निकली। बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए अचानक घास का टुकड़ा उसके पैर के तलवे पर चुभा और वो वहीं बर्फीले रास्तों पर बेबसी से गिर पड़ी। जख्मी पैर से चलना नामुमकिन था। नकाबपोश के लिए ये एक सुनहरी मौका था और उसने इस मौके का खूब फायदा उठाया। वो माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए कहीं दूर ले जाने लगा। माही मुसलसल मजामत करती रही, लेकिन बेसूद। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। पारस, पारस। पसीने से शराबोर वो नीम गनूद की कैफियत में मुब्तला होकर बड़बड़ा रही थी। माही, क्या हो गया है? माही मेरी जान, बोलो। पारस, मुझे बचाएं। पारस की आवाज उसकी समातों से टकराई तो वो नींद से बेदार होते ही झपट कर उसके सीने से जा लगी। पारस, मुझे बचाएं। वो वो मुझे ले जाएगा। कौन? कौन तुम्हें ले जाएगा? मुकाबिल की ऐसी हालत पे वो बेहद परेशान हुआ। आज से पहले तो उसने कभी माही को ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था। वो वो नकाबपोश, वो मेरे पीछे पड़ा था। पारस, वो मुझे जान से मार देगा।
माही रोती बिलखती बोल रही थी, जबकि उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। तुमने बस एक डरावना ख्वाब देखा था और कुछ नहीं। परेशान ना हो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, ना कोई मुझसे छीन सकता है। तुम पारस का इश्क हो और हमेशा पारस की रहोगी। उसे तसल्ली देता वो समझा रहा था। माही का खौफ, उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर वो भी बुरी तरह घबरा गया था। माही तैयार हो रही थी। पारस उसे आज बाहर घुमाने लेकर जा रहा था। दोनों रेडी होकर होटल से बाहर निकले। पारस रिसेप्शन में खड़ा मैनेजर से कुछ बातें कर रहा था। माही भी वहीं उसके साथ खड़ी मुआयना खेजी से होटल के चारों तरफ का जायजा ले रही थी। जब हॉल में मौजूद सोफे पर बैठी एक लड़की ने हाथ हिलाकर उसे हेलो किया, माही ने जवाबन मुस्कुरा दिया। फिर उसने हाथ के इशारे से पारस और उसकी जोड़ी की तारीफ की। माही ने शुक्रिया अदा किया। इतने में ही पारस माही का हाथ थामकर उसे होटल से बाहर ले गया। दोनों सफेद रंग की एक कार में बैठे, जिसे पारस ने होटल से ही कुछ दिनों के लिए बोरो किया था। पारस, बाहर तो बहुत ठंड है, रूम में तो पता ही नहीं चल रहा था। माही अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हुए बोली। हम्म, मैंने इसीलिए रूम में कहा था कि जैकेट पहन लो, लेकिन तुम्हें तो अपनी वाली करनी है। ये पहन लो। पारस ने अपना कोट उतार कर दिया। नहीं नहीं, आपको सर्दी लगेगी, मैं ठीक हूँ। मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी ठंड तुम्हें ज्यादा लगती है, इसलिए बेहतर है पहन लो। कार से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे दांत बजने लगेंगे। पारस के जोर देने पर माही ने कोट पहन लिया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद पारस ने गाड़ी रोकी, जहाँ कुछ फासले पर गोंडोला राइड लिफ्ट थी। वो दोनों शीशे से बने एक कमरा नुमा बॉक्स में दाखिल हुए, जिसमें स्लाइड डोर था, जिसे पारस ने बंद किया। कुछ ही पल में गोंडोला लिफ्ट स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में पहाड़ों की बुलंद ऊंची सतहों पर परवास करने लगी। ये मंजर दिल फरेब था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कुदरत के सफेद चादर से ढके हुए थे, जहाँ पहाड़ों पर कद आवर दरख्त मौजूद थे, जो वहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। अल्लाह पाक ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। माही वहाँ के सहर अंगेज खूबसूरती को शीशे के पार से निहारती बेख्तियार कहा, जब पारस ने उसकी कमर को पीछे से थामते हुए अपनी बाहों की गिरफ्त में लिया। बेशक मेरी जान। माही ने रुख मोड़कर मुकाबिल को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। पारस, आपको याद है मैंने आपसे एक बार कहा था, मैंने एक सॉन्ग सुना था टीवी पे, जिसे सुनकर मैं एक अलग ही दुनिया में गुम हो जाती हूँ। हाँ, याद है। और मेरे लाख बार पूछने पर भी तुमने वो सॉन्ग नहीं सुनाया था। पारस ने बिना सोचे कहा। उसे इतनी पुरानी बात अब तक याद थी। क्योंकि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। लेकिन इस सॉन्ग में हमेशा मैंने सिर्फ आपको और खुद को इमेजिन किया है, और मेरा ख्वाब ऐसे पूरा होगा, मैं नहीं जानती थी। मैंने जितनी दुआएं मांगी, उसका सिला मुझे अल्लाह ऐसे नवाजेगा, तो मैं उस रब से कहती, मुझे और दुख दे और तकलीफ दे। माही की आंखें पुरनम हुई। वो अल्लाह की रहीमी पे लाजवाब हो गई थी। ये उसके सब्र का फल ही तो था, जो उसने तहज्जुद की नमाजों में मांगा था। मुकाबिल उसके आंसू को साफ करता नफी में सर हिला दिया। अब दोनों पहाड़ों की चोटियों पर पैदल चल रहे थे।
کچھ دور ایک مقام پر چھوٹا سا فوڈ کارنر تھا جس کے سامنے بینچ نما سیٹ اور ٹیبل رکھے تھے۔ دونوں ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ 2 منٹ کے بعد ایک ویٹر آرڈر لینے آیا۔ ماہی نے چکن کارن سوپ کی فرمائش کی تھی، سو پارس نے اپنے لیے بھی سوپ منگوا لیا۔ شاید پہاڑ کی چوٹی پر اسے اب ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اپنا کوٹ ماہی کو پہنا دیا تھا، لیکن پارس نے ظاہر نہیں کیا، ورنہ ماہی کوٹ اتار کر اسے دے دیتی، جبکہ پہاڑ کی چوٹی پر ٹھنڈی برفیلی ہواؤں کا زور تیز تھا اور مقابل یہ خوب جانتا تھا کہ ماہی ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر میں گرما گرم سوپ پینے کے بعد دونوں وہاں کے مشہور ڈاگ سلیڈ میں سوار ہوئے۔ پہلے پہل تو ماہی ڈر رہی تھی، لیکن پارس نے کہا بیٹھو بہت مزہ آئے گا، تو ماہی راضی ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں وہاں کی فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ اس نے پارس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ ڈاگ سلیڈ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی جانب سلائیڈ کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو ماہی ڈرتی رہی، پھر کچھ ہی وقت میں وہ برفیلی پھوار اور ٹھنڈی سلائیڈ سے مسرور ہونے لگی۔ اب دونوں ڈاگ سلیڈ کی رائڈنگ کے بعد پیدل چلتے ہوئے دوبارہ گونڈولا لفٹ کی جانب لوٹ رہے تھے جب ماہی کو شرارت سوچی۔ پارس آگے آگے چل رہا تھا، ماہی اس کے پیچھے تھی۔ ایک پل کے لیے وہ رکی، کچھ برف کو ہاتھ میں اٹھا کر اسے گیند کی شکل دیتے ہوئے زور سے پارس کی پیٹھ پر دے مارا۔ پارس کو تو موقع چاہیے تھا، اب ماہی نے شرارت اسٹارٹ کی تھی تو ختم کرنا اس کا بنتا تھا۔ اس نے بھی برف کی گیند اس کے منہ پر ماری۔ دونوں کچھ دیر یوں ہی کھیلتے رہے۔ اچانک ماہی نے کچھ برف مٹھی میں بند کی، پھر بڑی ہی ہوشیاری سے پارس کے کندھے پر ہاتھ رکھی۔ وہ شرٹ کے کالر سے بیک سائڈ پہ پارس کی پیٹھ میں وہ سارا برف انڈیل دیا۔ برف کے ذرات نے جیسے ہی اس کے جسم کو چھوا، وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اسے تو پہلے ہی سردی لگ رہی تھی، پھر ماہی کے مذاق نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہی کی بچی، رکو ابھی تمہیں بتاتا ہوں، یہ کہتا وہ ماہی کی اور لپکا، جبکہ ماہی نے مقابل کو ایسے آتا دیکھ راہ فرار اختیار کی، لیکن برف پھرتی سے وہ دوڑتا شخص اپنی باہوں میں دبوچ چکا تھا۔ اب دونوں اس برفیلی پہاڑوں پر گرتے پڑتے غوطے کھا رہے تھے، گھومتے گھومتے برف کی لپیٹے میں آ کر وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ دسمبر کا مہینہ، ٹھنڈ اپنی جوبن پہ تھا، دو عاشق کی نزدیکیاں اور ان کی گرم سانسیں اندر ہی اندر آگ بھڑکا چکی تھیں۔ روپ کی آنچ سے میرے تن کو سلگا دے، آگ لگا دے، میرے من کی پیاس کو بجھا دے، سرشاری سے عشق کا گیت گاتی یہ آنکھیں تیرے دل کی پوشیدہ راز کھولتی ہیں۔ اپنی حیا کو دور رکھ، آج اسے میری راہوں میں بچھا دے۔ شرط محبت کی منزل ہے دو جسموں کا ملن، اب لباس کی فکر چھوڑ، محبوب کا دیدار کر، خود ڈوب جا عشق کے سمندر میں یا مجھے سما دے۔ ریٹن بائی انیلا شیخ۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اچھے اچھے ناولس لکھ پاتی ہوں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد یہ ناول کمپلیٹ کروں گی۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔